नमस्कार दोस्तों, आदमपुर उपचुनाव की चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और आज हम आदमपुर उपचुनाव में जो सबसे बड़ी जो चुनावी चर्चाएं हैं एक दो दिन की, उस पर बातचीत करेंगे। और वो चुनावी चर्चा है कि भव्य बिश्नोई चुनावी सभाओं में अब उनको लोग जमकर चंदा दे रहे हैं, नोटों की मालाएं पहना रहे हैं और वो खुद इस चंदे को स्वीकार कर रहे हैं। और इस चंदे के बाद कांग्रेस के जो लोग हैं उन पे आरोप लगा रहे हैं तरह तरह के, और इस पर हम बातचीत करेंगे। इसके साथ ही ये भी बातचीत करेंगे कि हरियाणा की राजनीति में वोट और नोट का चलन किस तरीके से शुरू हुआ और आदमपुर में अब ये क्या रंग दिखाने वाला है। भव्य बिश्नोई को इससे क्या नफा नुकसान हो सकता है, और इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि चुनावों का, राजनीति का, राजनेताओं का वोट और नोट के साथ क्या संबंध रहा है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। जनता के वोट और नोट हासिल करके दोस्तों देश के गरीब घरों में जन्मे बहुत सारे नेताओं ने अरबों खरबों के महल खड़े किए हैं। नाम लेना जरूरी नहीं, आप सबको जानते हैं। और ये इसलिए संभव हो पाया कि लोगों ने उनको वोट के साथ साथ नोट भी दिए। और अगर आप हरियाणा की राजनीति की बात करें दोस्तों, तो नोट, मुकुट, मालाएं यहाँ की राजनीति से गहरी जुड़ी हुई हैं। और हरियाणा में इसकी शुरुआत का श्रेय चौधरी देवीलाल को जाता है, क्योंकि तब वो वक्त की जरूरत थी। पैसा किसी की जेब में होता नहीं था और चौधरी देवीलाल तब कहते थे कि मुझे वोट नहीं, वोट के साथ साथ नोट भी चाहिए। अगर आप मदद नहीं करोगे तो ये सारे पैसे वाले चुनाव जीतेंगे। और उस समय के लिहाज से उनकी बात काफी हद तक सही भी थी। और चौधरी देवीलाल का यह मानना था कि अगर कोई बंदा अपनी जेब से एक चौनी भी नेता को देगा तो समर्थन के साथ वो वोट भी पक्का देगा। और उनका राजनीति में ये फॉर्मूला हमेशा कामयाब रहा। उन्होंने चुनावी नारे दिए थे कि एक वोट चाहिए, एक नोट भी चाहिए, और लोगों ने जमकर दिया, उनको जननायक बनाया। और इसमें उनकी जो नेकदिली थी, उनका जनता के प्रति जो काम था, वो भी बहुत बड़ा योगदान है। बाकी नेता भी चुनावी चंदा लेते रहे, आगे बढ़ते रहे। और उसके बाद दोस्तों तेजी से वक्त भी बदलता रहा। राजनीति में आकर पैसे कमाने की जो होड़ है राजनेताओं में धीरे धीरे बढ़ती गई, और उसमें हरियाणा के नेता भी पीछे नहीं रहे। राजनीति में खूब भ्रष्टाचार पनपा और हरियाणा के लोगों ने भ्रष्टाचार को कभी बड़ा मुद्दा नहीं माना दोस्तों। और हमारे यहाँ तो कहावत है कि चाल दी में जिसने नहीं चलाई तो क्या फायदा। और दोस्तों मैं ये इतनी कड़वी बातें इसलिए भी कह देता हूँ क्योंकि किसी राजनेता से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो देखा है, जो समझा है, जो इतिहास है, उसकी चर्चा आपसे कर लेता हूँ। और हरियाणा में अगर वोट और नोटों पर चर्चा की जाए तो दोस्तों चौपालों में यह चर्चा का विषय तब बनी जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच राजनीतिक रस्साकसी चलने लगी। 1999 में चौधरी बंसीलाल की सरकार को तोड़कर ओम प्रकाश चौटाला जी ने सरकार बनाई। उसके बाद पूरी मेजोरिटी से उनकी सरकार आई और उनका जब शासन आया तब हरियाणा में नोटों की मालाएं केंद्र बिंदु में रही। 6 साल तक चौटाला साहब ने वोट और नोट की परंपरा को नई ऊंचाइयां दी। कार्यकर्ता हर गांव में जाते थे, उनको नोटों की मालाओं से लादा करते थे। फूलों की मालाएं मैंने खुद देखा है, चौटाला साहब कार्यकर्ताओं पे वापस फेंकते थे। और नोटों की जो माला होती थी उसको चौटाला साहब गाड़ी के अंदर डाला करते थे। मैं उस समय जरूर पढ़ाई कर रहा था, लेकिन ये चीज़ें मेरी हाथों की देखी हुई हैं, आंखों की, खुद का मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार में चांदी के मुकुट लोग उनको दिया करते थे, चांदी की गदाएं देते थे, कहीं कहीं तो सोने के मुकुट भी दिए गए। ओम प्रकाश चौटाला जी हों, अजय चौटाला हों, अभय चौटाला हों, खूब वो इस चीज़ को स्वीकार करते थे। और इसमें कोई बुरा मानने की बात भी नहीं है, क्योंकि ये एक सच है दोस्तों। और जो कांग्रेसी थे उस समय के, उनको तो एक मुद्दा चाहिए था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसको एक मौका बनाया और खूब कहानियां ओम प्रकाश चौटाला के बारे में फैलाई गई, बनाई गई, और चटकारे लेकर वो इसको जनसभाओं में सुनाते थे। और उस समय तो ऐसी ऐसी कहानियां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाई कि चौटाला साहब तो गाड़ी में बैठते ही खुद नोटों के जो बंडल हैं वो बनाते हैं, माला खोल खोल कर, और नोट गिन कर उनके बंडल पीछे डालते जाते हैं। मजाल है कोई 100 रुपये भी उसमें से कम हो जाए। और इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनता के बीच इसको ज़बरदस्त मुद्दा बना दिया, और वो जनता में चौटाला साहब को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बदनाम करने में सफल रहे।
काफी हद तक इसमें ओम प्रकाश चौटाला जी और उनके दोनों बेटे जिम्मेदार थे, क्योंकि उन्होंने जनता से नोटों की मालाएं, मुकुट लेना जारी रखा, उसको छोड़ा नहीं। शायद वो ये समझ रहे थे कि जनता उनसे प्यार कर रही है तो ये सब दे रही है। और चौटाला साहब को भूपेंद्र सिंह हुड्डा बदनाम कर गए और उनके हाथ से सत्ता छीनकर फिर 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सरकार बनाई। 10 साल तक उन्होंने कोई नोटों की माला नहीं ली और जनता के बीच में शुरू के जो 2 साल थे वो तो हुड्डा साहब ने इसको खूब भुनाया भी। लेकिन दोस्तों, भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जो कभी रुकी नहीं, आज भी नहीं रुकी, पीछे भी नहीं रुकी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार धीरे धीरे करके प्रॉपर्टी डीलर की सरकार के रूप में बदनाम हो गई। 10 साल वो भी राज करके चले गए और उनको प्रॉपर्टी डीलर के रूप में रॉबर्ट वाड्रा को जमीन देने के मामलों में काफी बदनाम किया गया। और फिर इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, और तब से लेकर आज तक मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। पहले और दूसरे कार्यकाल में खट्टर साहब ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह नोटों की मालाओं से दूरियां बनाकर रखी हैं। लेकिन भ्रष्टाचार तो एक ऐसी बीमारी है दोस्तों, एक ऐसा नासूर है जो नेताओं की नसों में फैल चुका है, धसे हुए हैं, सब नोट बना रहे हैं। कोई खुलेआम बना रहा है, कोई अलग अलग तरीकों से बना रहा है, वो चल ही रहा है, आप सबको पता है। और जो भाजपा है वो लेकिन सार्वजनिक रूप से नोट और मुकुट लेने में अभी तक भाजपा के नेताओं ने, उनके मंत्रियों ने परहेज रखा है। एक बार तो मनोहर लाल खट्टर जी मुकुट पर बहुत नाराज हो गए थे एक नेता पे, आपने देखा होगा वो सोशल मीडिया पर। तो दोस्तों, ये नोट और मुकुट की जो राजनीति है उस पर हमने बात की। अब बात करते हैं आदमपुर उपचुनाव पर। अगर दोस्तों चौधरी भजनलाल की राजनीति को आपने करीब से देखा हो तो वो जनता के महबूब नेता थे, आदमपुर के तो थे ही, और भ्रष्टाचार के आरोप उन पर भी खूब लगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जनता से उन्होंने कभी उगाही नहीं की, जनता से नोट नहीं लिए। उनके चुनाव लड़ने के अलग तरीके थे और बड़े बड़े फाइनेंसर उनके लिए अपनी जो तिजोरियां हैं वो खोल कर रखा करते थे। उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई की राजनीति अपने पिता की तरह नहीं रही, और अक्सर ये देखा कि जितने चुनाव हैं कुलदीप बिश्नोई ने अपना घर फूका और उसके बाद चुनाव लड़े। लेकिन जनता से सीधे वोट के साथ नोट की उगाही से कुलदीप बिश्नोई खुद बचे। लेकिन आदमपुर का उपचुनाव बहुत अलग है दोस्तों, क्योंकि चौधरी भजनलाल की तीसरी पीढ़ी मैदान में है और ये तीसरी पीढ़ी भव्य बिश्नोई के रूप में सार्वजनिक रूप से जनता से चंदा ले रही है, उसको चुचकार रही है। नोटों की मालाएं पहनाई जा रही हैं, नगद नोट दिए जा रहे हैं, उन बाकायदा नाम लिया जा रहा है कि फलाना 11,000 रुपए दे रहा है, फलाना ये ले रहा है। और कांग्रेसी अब इसको मुद्दा बना रहे हैं, भव्य बिश्नोई पर निशाना साध रहे हैं। हरियाणा राजनीतिक लोगों में जो तजुर्बा रखते हैं, राजनीति में हरियाणा के लोग काफी दिलचस्पी रखते हैं, उनको पता है कि अगर चुनाव में नोट आते हैं, ऐसी एक टेंडेंसी है, ऐसी एक धारणा बनी हुई है कि नोट आ रहे हैं तो वोट भी आ गए। हो सकता है कि कुलदीप बिश्नोई ने इस बात को सीरियसली ले लिया हो, तभी उन्होंने अपने बेटे को कहा हो कि अगर लोग नोट दे रहे हैं तो ले लो, इससे वो तुम्हें वोट भी देंगे। ऐसी धारणाएं बनी हुई हैं। और अगर चुनाव में नोटों की माला स्वीकार की जा सकती है या नहीं की जा सकती है तो फिर किस खर्चे में वो जुड़ेगी, ये चुनाव आयोग का मसला है। मुझे लगता है 1-2 दिन में इसको लेकर शिकायतबाजी भी होगी जरूर। लेकिन इतना जरूर मुझे पता है कि नोटों की माला जो बनाना है वो कानूनी जुर्म है दोस्तों। इस संबंध में पहले भी केस दर्ज हो चुके हैं। अब यहाँ कोई शिकायत करेगा या नहीं करेगा वो एक अलग विषय है। और दोस्तों, आदमपुर की जो वोटिंग है उसके नतीजे तो 6 नवंबर को आ जाएंगे, तब इस बात की तसल्ली होगी लोगों में, इस बात को फिर से परखा जाएगा कि अगर जनता नोट वोट के समर्थन कर रही है और नोट भी दे रही तो वोट भी देगी। इस बात का जो नतीजा है वो 6 को पता लग जाएगा। लेकिन राजनीति में जुगाड़ चलते हैं दोस्तों। कई बार तो ये भी देखने में आया है कि नेता अपनी हवा बनाने के लिए अपने ही बंदों को पैसे देकर खुद को तुलवाते हैं, मालाएं पहनवाते हैं। क्या भव्य के लिए कुलदीप बिश्नोई ऐसा कर रहे हैं या जनता अपनी खुशी से उनको पैसे दे रही है? इस बात का जो रिजल्ट है वो चुनाव के रिजल्ट के साथ ही आ जाएगा और चुनाव परिणाम बता देंगे कि क्या सही था, क्या गलत था। जनता नोट के साथ अगर नोट दे रही थी तो उसकी कहानी क्या है। और आपको क्या लगता है दोस्तों कि अगर जनता वास्तव में वोट के समर्थन के साथ अगर नोट भी दे रही हो तो क्या उसका चुनाव में कोई फायदा मिलता है? क्या भव्य को मिलेगा इसका या उल्टा नुकसान होगा? आप जरूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। तो ये ठीक दोस्तों, हरियाणा की राजनीति में वोट और नोट की कहानी। आदमपुर उपचुनाव के हर रंग में आपके सामने लेकर आता रहूंगा।
तब तक आप जुड़े रहिए दोस्तों, और अपने विचार जरूर रखा करें कमेंट करके। शुक्रिया, नमस्कार।